हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत ही कमाल का चैप्टर है। ठीक है, आपके नीट के लिए, एमएसटी सीडी के लिए और साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और इस पर एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं आपके सामने। ठीक है, बट हम बायोलॉजी के थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, कैसे वो सारी चीज़ें आप आगे जानेंगे। ठीक है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है। जी हाँ, आपको नीट की और एमएसटी सीटी की यहाँ पर वीडियो मिलती है, बायोलॉजी की वीडियो मिलती है आपको। साथ ही साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यूज दिए जाते हैं, डिफरेंट ट्रिक्स दी जाती है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार देखो, सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, बट आप यहाँ पर टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट आप यूट्यूब पर फॉलो कर लो, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, हाँ यहाँ पर तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पर मैं आपको नोट्स वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, चलिए आइए ज़रा देखते हैं बच्चों। अगर हम महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 4 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर एमएसटी सीटी का जो एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ज़रा देखिए ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर हम किसी भी चैप्टर की जो हेडिंग होती है, मेन हेडिंग होती है, जो टाइटल होता है, अगर हम उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे हर किसी का नाम होता है, नाम का कुछ मतलब होता है। ठीक है ना, हाँ जैसे कि किसी का नाम मान लीजिए कि जगमोहन है। ठीक है, तो जग को मोहने वाला जगमोहन, वैसे तो कृष्ण भगवान जी का नाम है ये। ठीक है, ऐसे लोग हर किसी के नाम का कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर इसका नाम क्या है बच्चा, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमें जानना पड़ेगा कि इसका मीन्स क्या है। ठीक है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर क्या होना है, इनहेरिटेंस होना है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में, बस हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो जरा समझिएगा, जो मॉलिक्यूल है वो यहां पर है क्या बच्चा, डीएनए। क्या है बच्चों, डीएनए है, जिसके बेसिस पर क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। अब जानना पड़ेगा, सर मुझे ये तो बताइए इनहेरिटेंस क्या होता है ना, बहुत ज़रूरी है जानना आपका इनहेरिटेंस क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आइए ज़रा जानते हैं बहुत डिटेल में कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है। तो कॉपी एंड नोट्स, ठीक है, कॉपी नोट्स निकालिए, आपको लिखना भी है, नोट करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आइए जरा समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट generation, okay, is called inheritance। और इनहेरिटेंस को ही हम और क्या कहते हैं बच्चों, इनहेरिटेंस को ही कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, क्या लिख दिया सर जी, हेरिडिटी। ठीक है, हाँ अब ध्यान से समझिए बच्चों, ये जो हेरिडिटी होता है या इनहेरिटेंस होता है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए कोई पेरेंट्स है, ठीक है ना, कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उनके जो कुछ कैरेक्टर होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं। किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है, बच्चे। ठीक है, माता पिता के कुछ कैरेक्टर, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स में चले जाते हैं। इस कैरेक्टर के ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, या फिर क्या कहते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। ये जो कैरेक्टर माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं, वाया जीन। कौन हेल्प करता है इसमें, जीन करते हैं। जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए है। ठीक है, वैसे देखो मेरे पास एसी नहीं है, फैन बंद करके रखा हूँ, पसीना हो रहा है, लेकिन पढ़ाना है।
ठीक है। हाँ, ये टेम्परेरी है ना, पसीना हो रहा है टेम्परेरी है, लेकिन जो आप पढ़ेंगे वो परमानेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि किसी भी वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन। जीन किसका बना है, डीएनए का, यानी कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है, डीएनए है, जो कि क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है, यानी एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। देखिए बच्चों, अगर जैसे हमने इसे माना G1, ठीक है, जनरेशन 1, और इसे जनरेशन 2, तो यहाँ से कैरेक्टर कहाँ आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। बात समझ में आई क्या? चलिए, बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम शादी वगैरह में जाते हैं, ठीक है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो शादी वगैरह में जाते हैं, हम घूम रहे होते हैं, तब तक कोई अंकल या आंटी देखते हैं, हमें देखते रहते, घूरते रहते हैं ऐसे, ठीक है, फिर बुलाते हैं, बेटा इधर आ। आप जाते हो, हाँ जी अंकल जी बोलिए क्या बात है। अच्छा तू मुझे ये बता, तू शर्मा जी का लड़का है, या आपके पापा का या मम्मी का नाम लेकर बोलते हैं ना, ठीक है, आप उनके लड़के हो बच्चे, तो आप कहते हो हाँ हाँ अंकल जी हाँ मैं तो उन्हीं का बच्चा हूँ। तो कैसे उन्हें पता, सोचो जरा, कैसे पता? क्या हमारे माथे पर लिखा है, फेस पर लिखा है, बॉडी पर लिखा है, गजनी हो गए हो? नहीं, ठीक है। क्यों हुआ जरा समझिएगा, क्योंकि जो डीएनए आपके पेरेंट्स में था और कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो कैरेक्टर को अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। पर इग्नोर करिएगा बच्चा, मैं एडिट नहीं करने वाला, मैं परेशान हो गया हूँ अपने गली मोहल्ले वालों से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए, समझिए। कोई भी कैरेक्टर जो अपीयर होता है, जैसे हमारे बॉडी का कलर हुआ, ठीक है, हमारे आईज का कलर हुआ, हमारा फेशियल कर्वेचर हुआ, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच हुआ, यानी बोलने का तरीका, ये सब कौन कंट्रोल करता है मेरे लिए? डीएनए करता है, ठीक है। तो अगर जो डीएनए हमारे पेरेंट्स में है उस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही डीएनए ट्रांसफर हो जाता है हमारे में, ठीक है। तो हमारे अंदर भी वो कैरेक्टर अपीयर हो जाते हैं, वो कैरेक्टर सिमिलर होते हैं किसके? पेरेंट्स के, क्योंकि डीएनए सेम है ना। डीएनए ट्रांसफर हो गया मम्मी पापा से कहाँ, बच्चे में, तो बच्चा भी कैसा दिखेगा, उसका फेशियल कर्वेचर कैसा होगा, मम्मी पापा के जैसा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, अपने मम्मी पापा के जैसा। बात समझ में आई? इसी कैरेक्टर को ट्रांसफर होने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा समझिएगा बच्चा कि ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि ये जो डीएनए होता है, यानी जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। इसी को बाबा मेंडल ने क्या बोला था? बाबा मेंडल ने बोला था कि फैक्टर, ठीक है, देयर इज फैक्टर विच आर प्रेजेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन कभी भी मेंडल इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त साइंस में ना बहुत ज़्यादा साइंस एडवांस नहीं हुई थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, दैट्स वाई वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है। वो तो अपने लॉज को भी प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है, उनके मरने के बाद, ठीक है, सारी चीज़ें प्रूफ हुई, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, तो अगर हम बात करें डिस्कवरी की, ठीक है, डिस्कवरी की, किसके डिस्कवरी की बच्चा? डीएनए की, डीएनए डिस्कवरी, डीएनए डिस्कवरी। तो डीएनए की डिस्कवरी किसने की? ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक मेशर, फ्रेडरिक मेशर, ठीक है। फ्रेडरिक मेशर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की। कहां से बच्चा? फ्रॉम पस सेल। कहां से? फ्रॉम पस सेल। और ये जो पस सेल थी, इसमें मेनली कंपोनेंट किसके होते हैं? डेड डब्ल्यूबीसी। कैसे? डेड डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पस्केल्स, ठीक है। अब जरा समझिएगा, ये फ्रेडरिक मेशर जो साइंटिस्ट थे, ये हॉस्पिटल में गए ऐसे घूमते घूमते। स्टोरी सुनने में मजा आएगा और हमेशा याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। आज जैसे मूवी देखते हैं ना, हमेशा याद रहता है, बाहुबली है ना, वो एक सीन है ना, अब बाहुबली का कोई भी अगर कोई सीन बोले तो आप हूबहू बता सकते हैं, सारी इमेज सामने आ जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको स्टोरी बड़ी पसंद आई थी। तो आपका जो नॉलेज है ना, उसे स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले बच्चा, ठीक है, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। कि औरतों पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते देवसेना, काटते हैं, आपको पता है, क्योंकि मज़ा आया था ना सुनने में, ये देखने में मज़ा आया था। वैसे पढ़ने में भी इन सारी चीज़ों का यूज़ करिए, ज़रा समझिए। तो फ्रेडरिक मेशर साहब जो थे वो गए एक हॉस्पिटल में पेशेंट थे, ठीक है। तो उनको बैंडेज लगा हुआ था, चोट लगी हुई थी, बैंडेज लगा हुआ था। तो बोले कि भाई ऐसा है, आप मुझे अपना बैंडेज दे दो। बोले कि क्या करोगे भाई तुम मेरा बैंडेज? मुझे चोट लगी है, बैंडेज लगाया डॉक्टर, ठीक है, मैं बैंडेज तो फेंकूंगा डस्टबिन में, तुम्हें क्यों चाहिए? बोले सर ऐसा है कि आप डस्टबिन में फेंकेंगे नुकसान होगा, इससे अच्छा हमें दे दीजिए, गरीब इंसान हूँ, भगवान आपका भला करेगा,
ठीक है। तो उस पेशेंट ने क्या किया, इनको दे दिया। इन्होंने क्या, हॉस्पिटल से बहुत सारे बैंडेज लाए, और जो बैंडेज लाया उसमें क्या लगा था बच्चा, पस। जब हमें चोट लगती है तो जो हमारा वुंड है, घाव है, जो पक जाता है, तो आप देखिए स्लाइटली उसमें पस बनता है ना, ठीक है, स्लाइटली येलो एंड व्हाइटिश कलर का, ठीक है। वो पस जो होता है उसमें क्या होती हैं, डेड WBC होती हैं, ठीक है। अब डेड WBC जो थी बच्चा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो पस कब फॉर्मेशन करती है, ये जो WBC होता है इसमें न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन WBC में न्यूक्लियस होता है। तो इसके न्यूक्लियस से ही क्या इन्होंने निकाला, एक एसिडिक सब्सटेंस, जो कि क्या था बच्चों, DNA, ठीक है। और फ्रेडरिक मेस्चर ने उसका नाम क्या दिया, टर्म क्या दिया, टर्म क्या दिया उसे, नाम क्या दिया, टर्म मतलब क्या होता है, नाम, नाम दिया उसे न्यूक्लीन। क्या नाम दिया, न्यूक्लीन, ठीक है। यानी बैंडेज से क्या निकाला, पस, पस से उन्होंने डेड WBC से एक एसिडिक सब्सटेंस निकाला और उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लीन। ये न्यूक्लीन कुछ और नहीं था, क्या था, DNA था। बात समझ में आई, जी हाँ बच्चों। लेकिन न्यूक्लिक एसिड, DNA को अगर किसी ने न्यूक्लिक एसिड बोला तो वो दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, अल्टमान। याद रखना, पूछा गया है नीट में, ठीक है। टर्म न्यूक्लिक एसिड, टर्म न्यूक्लिक एसिड is given by किसने दिया था बच्चों बताइए, अल्टमान ने, अल्टमान ने दिया था, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि DNA की डिस्कवरी किसने की, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रेडरिक मेसर। अच्छा, कहां से की थी, फ्रॉम पस सेल, डेड WBC से। अच्छा, उसे नाम क्या दिया, टर्म मतलब क्या होता है, नाम, ऐसे हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नाम क्या दिया उसे, न्यूक्लीन दिया था। बट न्यूक्लिक एसिड, नाम न्यूक्लिक एसिड किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। बोला चाचा ऐसा है फ्रेडरिक मेसर कि जो आप एसिडिक सब्सटेंस निकाल रहे हो न्यूक्लियस से, WBC के न्यूक्लियस से, वो एसिडिक है, तो उसे सिर्फ न्यूक्लीन मत बोलिए, उसे न्यूक्लिक एसिड बोलिए। अब इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों बोला, उसको भी हम आगे जानेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसे नोट करिए, आगे हम जानते हैं कि DNA के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसका स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें, ठीक है। प्लीज नोट करिए। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होते हैं। क्या सिर्फ न्यूक्लिक एसिड DNA ही है, या फिर उसके साथ कोई दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो भी न्यूक्लिक, जरा समझिएगा, न्यूक्लिक मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, एसिड मतलब क्या, एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। तो न्यूक्लियस से जो भी एसिडिक सब्सटेंस निकलते हैं उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताइए मुझे, DNA एंड RNA, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म क्या है बताइए, है ना, सबको पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना। सर इसमें क्या नई बात है, ये तो हमें पता था, बिल्कुल पता था बच्चा। लेकिन आपको क्या पता है DNA को DNA क्यों कहते हैं, 90% लोगों को नहीं पता होता है, हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद रटना नहीं है, रटना नहीं, मेरी क्लास में रटना कभी नहीं, ठीक है, समझेंगे हम। चलिए RNA का फुल फॉर्म बताइए, बताइए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अभी हमने जान लिया कि जो न्यूक्लियस में एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो 2 होते हैं, कौन कौन से, DNA एंड RNA, ठीक है। अब चलिए जरा कुछ DNA के बारे में देख लेते हैं। DNA क्या है बच्चा, DNA क्या है, ठीक है। DNA is genetic material in most of organism, ठीक है। यानी ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, DNA। यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने वाला कौन है, DNA है। मैंने बोला मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मैंने ऑल नहीं बोला, क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, RNA होता है, ठीक है, ठीक है। बट यहां पर लिखेंगे, एक साथ ही लिख लीजिए, बट इन सम वायरसेस RNA acts as genetic material
मटेरियल। बात समझ में आई बच्चों? तो ज्यादातर केस में अगर बोला जाए आपसे नीट में या एमएससीटी में कि क्या डीएनए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में होता है, क्योंकि कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, डीएनए इज मेड अप ऑफ, डीएनए इज made up of 2 polynucleotide chain, 2 polynucleotide chain which are held together by hydrogen बॉन्ड। इसको याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चा? नेक्स्ट लाइन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। सुगर फॉस्फेट फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि शुगर और फॉस्फेट ही मिलकर क्या बनाती है? बैकबोन ऑफ डीएनए बनाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अभी मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, डोंट वरी। इसे बस की पॉइंट जो है उसे नोट करिए। ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए इज डबल हेलिक्स और डबल हेलिकल। ठीक है, ज्यादा बेटर होगा मैं ऐसे लिखें। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज गिवन बाय किसने दिया था बताइए? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? स्टार करके लिखिएगा, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है बच्चा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था? नाम बताएंगे, 2 साइंटिस्ट थे, वॉटसन एंड क्रिक। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा, हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चा, पहले तो हमने समझा फर्स्ट वन इज जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ सम वायरसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब 2 मीन्स क्या होता है? 2 पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक यूनिट है बच्चा। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है और उन्हीं चेन से मिलकर क्या बनता है? डीएनए। आइए जरा समझते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पर बच्चा एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर चौथा न्यूक्लियोटाइड, 5वां, 6वां, 7वां, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, अब एक साथ इन्हें जोड़ दिया हमने, तो क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हमने दे दिया ए। ठीक है, फिर हमने क्या किया? एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड है, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, है ना? ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो कैसी है बच्चा? यहाँ पर देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देख पा रहे हैं आप? है ना? ये छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये देखिए नीचे इधर ये आगे की तरफ बढ़ता गया, और ये दोनों चेन किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है बताइए? हाइड्रोजन बॉन्ड।
बात समझ में आई क्या? इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए बन गया। तो इसी को जनरली हम कैसे बनाते हैं? इसी को जनरली हम कैसे बनाते हैं? ऐसे। बात समझ में आई क्या? तो ये जो बीच में बॉन्ड है बच्चा, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया? ठीक है। अगर ये रेड वाली चेन ए है तो ब्लैक वाली क्या होगी? चेन बी। ठीक है, बात समझ में आई? बिल्कुल जी। ठीक है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखिए बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई रेड वाली, दूसरे में भी छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं ब्लैक कलर के, तो ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, और दोनों चेन जो है आपस में अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बच्चों। सुगर फॉस्फेट इसमें बैकबोन बनाएगा। कैसे बनाएगा? जब हम डीएनए का फुल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं समझ में आया तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा एंटी पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपने मूवीज देखी होंगी, ठीक है, मूवीज देखी होंगी, तो हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है ना, बॉलीवुड मूवीज़ में कुछ ज़्यादा फिल्में दिखाते हैं। ठीक है, उन्हीं का असर हम पर भी पड़ता है, हम सभी पर पड़ता है ना। जैसा हीरो कुछ कॉपी करता है, चश्मा पीछे टांग लिया तो हम भी चश्मा पीछे टांग लेते हैं। ठीक है, कुछ नया फैशन आता है तो वो भी हम करते हैं, हम सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आजकल तो बोलो जुबा बेसुरी चल रहा है। ठीक है, इसे कॉपी मत करिएगा, निगेटिव है। अब चलिए ज़रा टॉपिक पर आते हैं, ज़रा समझिए एंटी पैरेलल क्या होता है। आपने देखा होगा कई बार हीरोइन सामने से आ रही है तो हीरो उसे देख रहा होता है, लेकिन हीरो पीछे की तरफ चल रहा है। ठीक है, ऐसे हीरोइन सामने से आ रही है, ठीक है, फेस हीरोइन का सामने है, हीरो का फेस जो है हीरोइन की तरफ है, और लेकिन दोनों चल रहे होते हैं। हीरोइन इस तरफ चल रही है तो हीरो भी पीछे की तरफ चलता है, लेकिन फेस क्या है? हीरोइन की तरफ है। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या? साथ में चल रहे हैं लेकिन दोनों का फेस क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब जरा समझिए, यहां पर समझिए बच्चा, सपोज करिए ये जो रेड वाली चेन है ये नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये कैसी तरफ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। देख पा रहे हैं आप? ये चेन ए है जो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इसी टाइम क्या होगा? चेन जो बी होगी ब्लैक वाली, ये ऊपर की तरफ जाएगी। किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंटी पैरेलल टू ईच अदर। और इनके बीच में क्या होगी बताइए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो डीएनए है ना, डीएनए है जी, हाँ बिल्कुल सही सर। ठीक है, डीएनए है, समझा? ठीक है, हाँ। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, देखिए ये हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है, हेलिक्स के फॉर्म में है, ऐसा ही दिखता है। हेलिकल स्ट्रक्चर में तुम्हें कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें, कैसे दिखाऊं? वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कैसा है ना, छोटा बजट है अपना। ठीक है, स्टूडियो तो अभी बनाया नहीं है, लेकिन बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। चलो ट्राई करता हूँ बच्चा। ठीक है, ये एक मेरे पास पेपर है और ट्राई करता हूँ कि डीएनए बन जाए। ठीक है, हाँ वेट अ सेकेंड। ठीक है, गर्मी, मुंबई की गर्मी। चलो समझो, सपोज करो बच्चा, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो एक कॉर्नर है ना, ये सपोज करो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो कॉर्नर है ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, और इनके बीच में आप देख रहे हैं ये जो लाइनिंग है ना, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इन दोनों को पकड़ो और ट्विस्ट कर दो। ठीक है ना, मैं देखो ट्विस्ट करता हूँ, देखो क्या डीएनए बनता है। वाह जी सर जी वाह, क्या बात है। ठीक है, ऐसा ही डीएनए होता है, हालांकि तो फट गया इधर से। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऐसा ही हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, कुछ इसी तरह से डीएनए होता है। ठीक है, ओह हाय गर्मी, नूरा फतेही भी इस गर्मी में को झेल नहीं पाती है ना। हाँ चलिए, तो बच्चों नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पर। ठीक है, कि डीएनए एक्चुअल में दिखता कैसा है और कैसे बना होता है। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बना होता है। बट उससे पहले हमें एक फ्लो डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आपको पता है तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा न्यूक्लियोटाइड का बना होता है ना, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है? देखिए, न्यूक्लियोटाइड
है ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, न्यूक्लियोटाइड अलग होता है, न्यूक्लियोसाइड अलग होता है। कई बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो जरा समझिए बच्चों, सपोज करिए ए है, ये बी है, तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड सब कुछ सेम है एक्सेप्ट वन अल्फाबेट, ठीक है। सारे के सारे अल्फाबेट सेम है, सिर्फ एक ही अल्फाबेट डिफरेंट है, कौन सा, टी एंड एस, ठीक है। अब जरा समझिएगा, टी मतलब क्या, 3, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होंगे, व्हाइल न्यूक्लियोसाइड हैविंग 2 कंपोनेंट्स, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा समझ बच्चा, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से 3 कंपोनेंट होंगे, पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर होगा, प्लस क्या होगा, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या होगा बच्चा, प्लस फॉस्फेट, क्या होगा, फॉस्फेट, ठीक है। हाँ, ये 3 कंपोनेंट्स हैं, देखिए, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट। तो 3 कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। वाइल न्यूक्लियोसाइड में मैंने कितने बताया कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से बच्चों, पेंटोज शुगर, ठीक है, इसे शॉर्ट में लिख दिया PS, पेंटोज शुगर, प्लस नाइट्रोजिनस बेस को मैंने शॉर्ट में लिख दिया NB, ठीक है। 2 ही होते हैं, फॉस्फेट कभी भी न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है। समझ में आया क्या, बिल्कुल जी हाँ, नोट करिए। अब जरा समझिएगा बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं हम डीएनए, डीएनए किसका बना था, न्यूक्लियोटाइड का बना था, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं, देखिए, सपोज करिए ये डीएनए है, डीएनए किसका बना है बच्चों बताइए, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का, है ना, किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से सर, पेंटोज शुगर होती है सर, जी हाँ बिल्कुल, पेंटोज शुगर होती है, और कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस भी होंगे सर, और सर क्या होगा बताइए, और सर होता है फॉस्फेट, है ना, यही तो है, देखिए अभी जस्ट ऊपर लिखा है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शुगर मतलब क्या, 5 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इसमें 5 कार्बन होते हैं, बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा है क्लास 11th, ठीक है। अब जरा समझिएगा बच्चों ध्यान से, जो फॉस्फेट होता है ना, ये क्या होता है, एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, डीएनए जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको किनारे लगाते हैं, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर, ठीक है। डीएनए के एसिडिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए, फॉस्फेट। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, PO4 3-, है ना, समझ में आया क्या, हाँ जी सर, जी बिल्कुल सर। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है राइबोज शुगर, एक होती है डीऑक्सीराइबोज। तो जो डीएनए में होती है वो उस शुगर का नाम क्या है बताइए, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर दिखती कैसी है, बनाएंगे, अभी हम देखेंगे, बाल की खाल निकाल देंगे, ऐसे थोड़ी पढ़ना है, ठीक है। बोला तो रटना नहीं है, नहीं रटेंगे भाई, ठीक है। अब जरा समझिएगा बच्चों, जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो कि याद कैसे रखें सर, हमें याद होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। सर कंफ्यूजन हो जाता है सर, क्या करें, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात की गारंटी, ठीक है। जरा समझिएगा, गिर जा रहा है, क्यों गिर रहा है भाई, ठीक है, चलो समझो, एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है बच्चों कि न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, उनकी जब शादी होती है, ठीक है, तो वाइफ क्या कहती हैं बड़े प्यार से हस्बैंड को, ए जी सुनते हैं, हस्बैंड दौड़ा दौड़ा आता है किचन में, हाँ जी बोलिए क्या बात है, वाइफ कहती है वेजिटेबल कट करना है ना, सब्जियां काटनी है, ठीक है, शादी किएंगे तो भोगेगा कौन, ठीक है। तो जरा समझिएगा क्या करना है बच्चों, ट्रिक क्या है, एजी कट, एजी कट, यही ट्रिक है,
अब जरा समझिएगा, यानी जो प्यूरीन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एजी टाइप का। पिरिमिडीन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन सा? कट टाइप का, ठीक है, CUT। अब जरा समझिएगा, ए इंडिकेट करता है बच्चों एडेनिन, जी इंडिकेट करता है गुआनिन, सी इंडिकेट करता है साइटोसिन, यू इंडिकेट करता है यूरेसिल, ठीक है, टी इंडिकेट करता है थाइमिन। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर? रॉन्ग सब सर। यूरेसिल में तो, यूरेसिल जो है वो डीएनए में होता ही नहीं। बिल्कुल सर, पहले हमको कंप्लीट तो करने दीजिए, ठीक है। तो स्टार बनाएंगे आप यहाँ पर, थोड़ा स्टार बनाएंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पर नोट करके। क्या लिखेंगे नोट में? नोट में क्या लिखेंगे? यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, ओनली प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ टी, यानी थाइमिन। तो याद रखिएगा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन ये पिरिमिडीन तो होते हैं, लेकिन क्या होता है? यूरेसिल सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा? आरएनए में। किसकी जगह पर? थाइमिन में। यानी आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होगा और डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं होगा, थाइमिन की जगह पर क्या होगा? यूरेसिल होगा, और डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अगर आपसे पूछता है कि हाउ मेनी नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस आर प्रेजेंट इन डीएनए और आरएनए, तो आप क्या बोलेंगे? 4, ठीक है, 5 नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछता है बताइए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन में कौन कौन से ऐसे हैं जो प्यूरीन है एंड पिरिमिडीन, तो क्या बोलेंगे? एजी कट। आजकल आलिया भट्ट जी भी बोल रही होंगी, है ना, रणवीर कपूर को एजी कट, है ना। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि चारगाफ रूल ने क्या बताया। चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या सारी चीजें हैं। चारगाफ ने क्या बताया कि कैसे ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम फिलहाल यहाँ पर डीएनए के केस में देखेंगे, ठीक है। सो प्लीज आप नोट करिए, आगे फिर हम चलते हैं। ओके बच्चों, चलिए देख लेते हैं कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या सारी चीजें होती हैं, कौन सा नाइट्रोजिनस बेस किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, किसके साथ बाइंडिंग करेगा। हम ऐसे याद रखेंगे इस चीज को जैसे कभी भूलना ही नहीं और कभी नहीं भूलेगा। देखेंगे, जरा समझिए। तो चारगाफ ने क्या बोला? नंबर 1 कि जो एडेनिन होता है ये थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी हमेशा इसी के साथ रहेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ गुआनिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू किसके साथ रहेगा? साइटोसिन के साथ। बात समझ में आई क्या? ये फर्स्ट इन्होंने रूल बताया, ठीक है। बीच में कौन से बॉन्ड है बच्चों बताइए? ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये भी कौन से हैं? सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वैसे, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड और फिर उसके बाद आप पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। अब जरा ध्यान दो बच्चा, याद कैसे रखेंगे? कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो आप इस तरह से याद रखिए। ए फॉर अक्षय कुमार, टी फॉर ट्विंकल खन्ना, ठीक है। तो अक्षय कुमार शादी करेगा इसे ट्विंकल खन्ना से, और उनके कितने बच्चे होंगे? 2। तो यानी कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बाइंड होगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो दूसरा जो बचा है आपको पता है, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब याद रखिएगा, चाहे अक्षय कुमार ट्विंकल से शादी करे, चाहे ट्विंकल अक्षय कुमार के साथ, बात तो एक ही होगी। हाँ, तो जहां पर अक्षय कुमार वहां पर ट्विंकल करना, जहां पर ट्विंकल वहां पर अक्षय कुमार, जहां पर जी वहां पर सी, जहां पर सी वहां पर जी। बात समझ में आई? हाँ। अब जरा समझिएगा दूसरा क्या दिया था। दूसरा रूल इन्होंने क्या बताया था? दूसरा रूल क्या बताया था बच्चों? कि प्यूरीन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। क्या बोला था? प्यूरीन जो होता है वो किसके बराबर होगा? पिरिमिडीन के। ये डीएनए के लिए है एप्लीकेबल, आरएनए के लिए नहीं, याद रखिएगा, पिरिमिडीन के लिए, ठीक है। तो मुझे बताइए डीएनए में कौन कौन से प्यूरीन होते हैं बताइए? एजी, कौन कौन से? एजी, ठीक है। पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? सी टी, क्योंकि यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है, ठीक है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड थर्ड लॉ क्या दिया बच्चों? थर्ड लॉ क्या दिया इन्होंने? बताया, क्या बोला कि एडेनिन, ठीक है, एडेनिन प्लस थाइमिन
अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यानी एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। जरा समझिएगा, किसी एक स्पीसीज के लिए इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट वैरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। इसका मतलब क्या है जरा समझिए, इसका मतलब क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए बच्चों ये एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलो सपोज करो यहाँ पर एडेनिन है तो डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा बताइए? क्या होगा? थायमिन। यहाँ पर ग्वानिन है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होगा? साइटोसिन। यहाँ पर सी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होगा? ग्वानिन। यहाँ पर थायमिन है तो क्या होगा बताइए? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन। यहाँ पर एडेनिन है तो फिर क्या होगा बताइए? थायमिन। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल। फिर यहाँ पर बताइए अगर जी है, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा? सी। यहाँ पर क्या होगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जी। ये आपको पता है। अब जरा ध्यान देना बच्चा, ठीक से ध्यान देना है। यहाँ पर बोला कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे। तो क्या देखिए सही है? प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एजी, ठीक है। जितना प्यूरिन है उतना ही पिरिमिडीन है। तो देखिए प्यूरिन कितना है बच्चा? इस लाइन में देखिए और इस लाइन में देखिए, 1 2 3 4। प्यूरिन कितना है बताइए? प्यूरिन कितना हुआ? 4। तो अब देखिए क्या पिरिमिडीन भी उतना ही है? बताइए पिरिमिडीन भी उतना ही है। देखिए इस साइड में 4 है और इस साइड में देख लेते हैं पहले, 1 2 और यहाँ पर 1 सेकेंड, 1 2 3, ठीक है। 3 है, 4 और 3, 7 जो हो गए वो प्यूरिन हो गए। फिर से हम काउंट कर लेते हैं एजी को, कितना ए और जी है इस पूरे डीएनए में। इस स्टैंड में देखिए, इस स्टैंड में देखेंगे और दोबारा इस स्टैंड में देखेंगे। तो इस स्टैंड में देखिए एजी कितना है? 1 2 3 4, ठीक है। 4 प्यूरिन इस स्टैंड में हो गया। दूसरे स्टैंड में कितना है? 1 2 3, ठीक है। तो 4 3 7 प्यूरिन हो गए। लेकिन पिरिमिडीन देखिए कितना है, ठीक है। पिरिमिडीन भी क्या प्यूरिन के बराबर है? देखिए तो यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है अभी? सी और टी। तो सी देखिए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर देखिए 7, ठीक है। तो 7 क्या हो गए? पिरिमिडीन। तो जितना प्यूरिन उतना ही क्या? पिरिमिडीन। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है। तो यानी हमारा जो सेकंड है वो तो एकदम क्लियर है कि ठीक है, जितना प्यूरिन उतना ही पिरिमिडीन। अब थर्ड देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है लेकिन इसे समझने की जरूरत है। सपोज कर लीजिए कि ये डीएनए की स्ट्रैंड है। अब हमें देखना है यहाँ पर बोला क्या है? एडेनिन प्लस थायमिन और अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है, लेकिन ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिएगा, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पहले बता रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन किस रेशियो में है, ठीक है। एडेनिन प्लस थायमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन किस रेशियो में? एडेनिन और थायमिन के देखिए कितने पेयर्स हैं? देखिए 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, यानी ये 3 है। अब देखिए मुझे बताइए कि ग्वानिन प्लस साइटोसिन के कितने पेयर हैं? 1 2 3 4। बात समझ में आई क्या? तो यहां पर क्या हो गया? 3/4 इस रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बोला कि कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज, यानी सपोज करो अगर ये ह्यूमन का जीनोम है, सपोज करिए ह्यूमन का डीएनए है 3/4, अगर इस रेशियो में है तो सभी ह्यूमन, जितनी ह्यूमन की स्पीसीज है, जितने भी ह्यूमन हैं इस अर्थ पे, सभी में यही रेशियो होगा, किसी में डिफरेंट नहीं होगा। अगर मेरे में ये रेशियो है तो अगर आप भी ह्यूमन हैं जो कि हैं तो आप में भी सेम रेशियो होगा। तो कांस्टेंट है एक स्पीसीज के लिए, क्योंकि हम सभी क्या हैं? एक ही स्पीसीज है, होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है आगे? बट वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। लेकिन ये जो रेशियो ह्यूमन में है
मैंने बोला सपोज करिए, अगर ये रेशियो ह्यूमन में है तो जरूरी नहीं कि ये लायन में, गधे में, कुत्ते में, सब में सेम होगा, नहीं, उसमें डिफरेंट हो सकता है एडेनिन प्लस थायमिन 4 हो, साइटोसिन प्लस ग्वानिन जो है वो 3 हो, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, अलग होगा, लेकिन किसी एक ही स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? जी हाँ बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। प्लीज वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, ठीक है। हाय गर्मी, ठीक है। चलिए बच्चों, और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, फिर हम आगे बहुत सारे क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।